हेलो प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है एलिमिनेशन रिएक्शन। लेकिन इसमें ऑलरेडी ही अल्फा अल्फा एलिमिनेशन, अल्फा गामा एलिमिनेशन हो चुका है। आज हम अल्फा बीटा एलिमिनेशन पर डिस्कस करेंगे। अल्फा बीटा पोजीशन को शो करता है, अल्फा फर्स्ट कार्बन एंड बीटा सेकंड कार्बन, यानी जिस कार्बन एटम से फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड होता है उसे हम अल्फा कार्बन कहते हैं और उसके पास वाले को कहते हैं बीटा कार्बन। तो आप लोगों ने देखा होगा कि एलिमिनेशन में दो एटम या दो ग्रुप या एक एटम और एक ग्रुप छोड़ करके चले जाते हैं, यानी यहां पर सिग्मा बॉन्ड टूटेगा और पाई बॉन्ड बनेगा। तो आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे कि बच्चों ये 1 2 पोजीशन से कैसे ग्रुप या एटम मूव करते हैं। तो चलो देखते हैं। अल्फा बीटा एलिमिनेशन 2 टाइप का होता है बच्चों। यहां देखिए, फर्स्ट है E1 एंड सेकेंड है कौन सा E2 एलिमिनेशन। ओके, E1 अगेन यहां पर इंडिकेट करता है यूनिमोलिकुलर को। किसको बच्चों? यूनिमोलिकुलर। ओके, E फॉर एलिमिनेशन, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन को इंडिकेट करता है। और यहां पर E2 एलिमिनेशन इंडिकेट करेगा किसको? बाइमोलिकुलर एलिमिनेशन को इंडिकेट करता है। 2 मतलब क्या होगा बच्चों? बाई। 2 इंडिकेट करेगा बाई को, मतलब दो मॉलिक्यूल अगर केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट लेते हैं तो यहां पर E2 एलिमिनेशन होगा, और ओनली 1 मॉलिक्यूल अगर पार्टिसिपेट लेता है तो E1 एलिमिनेशन होगा। चलो हम लेते हैं सबसे पहले E1 एलिमिनेशन, यानी यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन की हम बात करेंगे। यस, अगर केमिकल रिएक्शन के रेट एक ही कंपाउंड की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है तो उसे हम कहते हैं यूनिमोलिकुलर। तो चलो यहाँ पर इन चीज़ों को देखना होगा कि किन कंडीशन में ऐसा होता है। बच्चों मैं ये रिएक्शंस करवा रहा हूँ किसके साथ में? देखो 3 डिग्री हैलाइड की रिएक्शंस करवाता हूँ। 3 डिग्री हैलाइड में मैं लेता हूँ आयोडाइड। आयोडाइड होता है, उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। क्यों होती है अदर हैलाइड के कंपैरिजन में? क्योंकि कार्बन हैलोजन के बीच का जो बॉन्ड होता है वो क्या होगा? वीक होता है आयोडाइड वाले केस में। कैसे पता चला कि वीक होता है? यहाँ पर कार्बन है 2p और ये वाला आपका 5p। 2p 5p में ओवरलैपिंग कम होती है, 2p 2p में ज़्यादा होती है, यानी कार्बन फ्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन कार्बन एंड अगर देखें आयोडीन के बीच का जो बॉन्ड होता है वो कैसा होगा? वीकर बॉन्ड होगा। ओके, इसकी रिएक्शंस करवाई, ठीक है। यहाँ पर C2H5 यानी इथाइल अल्कोहल के साथ में हीट कर दिया। हीट करा बच्चों, यहाँ पर ध्यान रखना, हीट करेंगे तो ऐसे में रिएक्शंस होगी एलिमिनेशन। कल मैंने आपको बताया था कि एलिमिनेशन रिएक्शंस होती है वो कैसा होगा? एंडोथर्मिक होती है, यानी मैं ऐसा कह सकता हूँ एनर्जी गेन करता है। एनर्जी गेन करके क्या होगा? बॉन्ड टूटेगा। तो E2 एलिमिनेशन इस टाइप की है। चलो क्या होगा रिएक्शन? ये तो अल्फा, ये वाला बीटा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर CH2H यानी इथाइल अल्कोहल के प्रेजेंस में ये वाला बॉन्ड टूटेगा और HI यहाँ से अलग हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर बनने वाला जो कंपाउंड होगा वो आइसोब्यूटीन होगा। क्या होगा बच्चों? आइसोब्यूटीन। साथ ही साथ में मैं कह सकता हूँ HI बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? HI। ये इस टाइप की इसकी रिएक्शन होगी। चलो और बात करते हैं हम। क्या नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पर। सॉरी, इसकी मैकेनिज्म में बता देता हूँ कि आखिर ऐसा क्या हुआ। पहले तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि यहाँ पर सॉल्वेंट ने अटैक किया, क्योंकि इथाइल अल्कोहल एक सॉल्वेंट भी है और वीक बेस की तरफ भी बिहेव करता है। अब वीक बेस क्या होता है? ऐसे कंपाउंड जिनकी प्रोटॉन रिमूव करने की टेंडेंसी कम होती है उसे हम वीक बेस कहते हैं। जनरली ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होगा? बेसिक नेचर शो करते हैं। अब इनमें भी अगर नेगेटिव चार्ज दिया जाए तो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, जैसे सोडियम अमाइड वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, सोडियम एल्कोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, और भी होते हैं, जैसे मैं कहूँगा यहाँ पर आपका कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, इमाइन सिस्टम है, तो या मैं ऐसे कह सकता हूँ ग्वेनिडीन सिस्टम है। ग्वेनिडीन सिस्टम है वो भी बेसिक नेचर शो करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों कैसे मैकेनिज्म शो करेगा। मेक क्या करता है इसका? यस, सॉल्वेंट के इफेक्ट से सबसे पहले यहां पर इथाइल अल्कोहल है, या मैं कहूंगा इथाइल अल्कोहल जो सॉल्वेंट है इस वाले ग्रुप को पकड़ के खींचता है। कैसे खींचेगा? इस टाइप से खींचेगा।
ठीक है ना, और भी इथाइल अल्कोहल मॉलिक्यूल मिलकर के इस आयोडीन को पकड़ के धीरे धीरे खींचेंगे। क्यों, कैसा लगेगा, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स होगा ना, पोलर बॉन्ड ओ एंड एच के बीच का, तो एच है इसकी साइड में रहता, पकड़ के धीरे धीरे खींचता है। अब जब ये पकड़ के धीरे धीरे खींचेगा तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा बच्चों, यहाँ पर ये बॉन्ड टूट जाता है और टूटने के बाद में आयोडीन है वो अलग हो जाता है, आई नेगेटिव अलग हो गया। अब आई नेगेटिव अलग हो गया, आपने देखा कि यहाँ पर ये 3 डिग्री जो कार्बोकेटायन है ये वाला, ये काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ये तो रिएक्टिव कम होता है लेकिन ये रिएक्टिव ज़्यादा होता है। आपको समझ में आना चाहिए कि इथाइल अल्कोहल है, अगेन ये यहाँ से यहाँ पर तो अटैक कर नहीं सकता। क्यों अटैक नहीं कर सकता, उसका रीजन क्या है कि यानी इसका ऑक्सीजन इस पर अटैक नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर 3 मिथाइल ग्रुप है, 3 मिथाइल ग्रुप है मतलब 12 एटम है, 4 4 4 12 एंड 1 13 एटम है, तो इस वजह से ऐसा होगा कि यहाँ क्राउडिंग की वजह से ये इस पर अटैक नहीं करता। अब क्या होगा, इस पर रिएक्शंस क्या हमने कैसे रिएक्शन करेंगे बच्चों, यहाँ पर देखो इथाइल अल्कोहल मॉलिक्यूल, क्योंकि टेम्परेचर हमने दिया तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, अटैक करने के रेट बढ़ जाएगी, साथ ही साथ में बॉन्ड भी वीक हो जाएंगे, बॉन्ड वीक हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट मैं बताता हूँ, होता क्या भाई कि यहाँ पर देखो ये इस कार्बोकेटायन के पास वाला कार्बन भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, यहाँ पर H है ये वाला, आपने देखा कि ये इस पर अटैक कर सकता है क्या, यस कर सकता है। क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जल्दी से अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड इधर से इधर शिफ्ट हो सकता है क्या, यस हो सकता है, ठीक है ना। क्या H देखो ये तो हो गया, यहाँ से H चला गया। अब एक और पॉसिबिलिटी है, क्या ये इथाइल अल्कोहल यहाँ पर अटैक कर सकता है, हाँ बिल्कुल कर सकता है, मना नहीं करेगा क्योंकि ये प्लेनर है, कार्बोकेटायन प्लेनर है। तो यहां पर 2 चीज होगी, याद हो तो मैंने SN1 रिएक्शन के अंदर क्या बताया था कि अगर इथाइल अल्कोहल यहां पर इस कार्बन पे अटैक करता है तो क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा SN1 रिएक्शन में, और अगर ये ऑक्सीजन है इस H पर अटैक करता है तो E1, यहां पर लिखूंगा E1, यहां पर लिखूंगा SN1। आई थिंक समझ में आ गया होगा, दोनों रिएक्शन पैरेलल होती है। तो बच्चों होता क्या है, आप इस चीज को समझोगे, यहां पर ये देखिए बॉन्ड वीक हो जाएंगे, तो यहां पर अल्फा H कितने 3, तो यहां पर इस कार्बन पर कैसे 2 and 1 3, यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है। अब ये 3 3 3 अगर है, हम कह सकते हैं 9 है, तो 9H पर इथाइल अल्कोहल के टेंडेंसी 1 कार्बन पे अटैक करने के टाइम या रेस्पेक्ट में 9 टाइम्स होगी, यानी 9 टाइम्स है अगर देखूं तो ये H को हटाएगा और 1 टाइम किसको, कार्बन को हटाएगा या कार्बन पे अटैक करेगा। कुल मिला के बात यह है कि यहां पर अगर मैं देखता हूं तो एलिमिनेशन रिएक्शन है वो ज्यादा होगी, हाँ टेम्परेचर का रोल ज्यादा होगा, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ये बॉन्ड वीकर होता जाएगा और जल्दी से ये इस पर ही अटैक करेगा, यानी एलिमिनेटेड प्रोडक्ट की क्वांटिटी ज्यादा होगी। तो अगर डेल्टा का सिंबल लिखा है या हीट का सिंबल लिखा है तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगी डेफिनेटली, और अगर नॉर्मल कंडीशन दिए हुए तो यहां पर इस वाले कार्बन पे अटैक कर देगा। ये एलिमिनेटेड प्रोडक्ट का रेशियो टेम्परेचर कंट्रोल्ड होता है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ में एलिमिनेशन रिएक्शन बढ़ती जाती है। ओके, तो मैं ऐसा कर सकता हूं, यहां पर जो है एक तो एल्किन बनेगा, कैसे बनेगा, CH2 जो है इस कार्बन के साथ में बॉन्ड बना देगा और H चला जाएगा, H पॉजिटिव की फॉर्म में, और यानी आइसोब्यूटीन बना, साथ ही साथ में C2H5OH और यहां पर ये H पॉजिटिव, ठीक है ना, ये आपका होगा आइसोब्यूटीन, ये वाला केस होगा आइसोब्यूटीन एंड ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल। तो इस तरह से ये रिएक्शन है, 2 स्टेप होती है। पहली स्टेप काफी स्लो होगी क्योंकि यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ, ये टूटेगा धीरे धीरे, तो इसे हम कहेंगे स्लो स्टेप। कौन सी, स्लो स्टेप। ओके, यहाँ पर आप अगर देखोगे तो यहाँ पर कार्बोकेटायन है, इंटरमीडिएट है, रिएक्शन की रेट फास्ट हो जाएगी, फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन केवल और केवल इसकी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा भाई। तो यहां पर देखो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, पहली स्टेप के अंदर केवल एक ही सबस्ट्रेट यूज में आया, दैट इज व्हाट, हैलाइड। तो हैलाइड की क्वांटिटी के ऊपर ये डिपेंड करता है भाई, ठीक है ना, किसकी, हैलाइड की क्वांटिटी पर ये डिपेंड करता है, और साथ ही साथ में यहाँ पर इसके पावर 1 के ऊपर डिपेंड करेगा, सॉल्वेंट की पावर सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। हम तो ये लिखेंगे यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, डायरेक्ट आंसर ये लिखेंगे। ओके बच्चों,
वैसे ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का एग्जांपल है, क्योंकि अगर रिएक्शन एक स्टेप से ज़्यादा स्टेप में हो रही है तो उसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो वहाँ पे और भी टर्म आती है, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पे सॉल्वेंट काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में है तो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होगी। ओके, यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन केवल इसी की क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करेगी। यस, कैसे भाई? यहाँ पर अगर इसकी क्वांटिटी को डबल कर दे तो रेट क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। यस, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, मान लेते हैं कि इसकी क्वांटिटी x है और यहाँ पर एक और लिखता हूँ सॉल्वेंट C2H5OH, क्योंकि अभी मैं यूनिमोलिकुलर रिएक्शन की बात करूँगा तो यहाँ पे 0 है। इसकी वैसे भी क्वांटिटी हमने ज़्यादा ली हुई है, इसकी इतनी क्वांटिटी ली हुई कि इसकी क्वांटिटी का इसकी रेट पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता। इसकी क्वांटिटी x है, इसकी y है, यहाँ पर क्या हो गया? रेट r है। तो बच्चों अगर इसकी क्वांटिटी यानी हैलाइड की क्वांटिटी डबल कर देंगे 2x, तो ऐसे में क्या हो जाएगी? 2r हो जाएगी रेट। और अगर इसकी क्वांटिटी डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर देखो 2, अगर y लिखते हैं यहाँ पर x का x से लिखते हैं तो क्या होगा? सॉल्वेंट की पावर 0 के ऊपर डिपेंड करता है। डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, 4 टाइम्स कर दो, 5 टाइम्स कर दो, 100 टाइम्स कर दो, 1000 टाइम्स कर दो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर r के r ही रहेगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन केवल और केवल यहाँ पर हैलाइड की क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करेगी, बाकी इसकी अल्कोहल की क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड ही नहीं करेगा। सॉल्वेंट के ऊपर रेट डिपेंड नहीं करती एलिमिनेशन की। ओके बच्चों, तो यहाँ पर देखिए एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की बात करते हैं। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, यस, ओके, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम होगा क्या बच्चों? यस, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम एनर्जी वर्सेस रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये रिएक्शन एंडोथर्मी का तो अगेन प्रोडक्ट है, इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, रिएक्टेंट की एनर्जी रेट ऑफ रिएक्शन देखो यहाँ पर 3 डिग्री हैलाइड इथाइल अल्कोहल, 2 स्टेप में रिएक्शंस होगी। पहले स्टेप रेट ऑफ रिएक्शन को डिसाइड करता है, तो इसलिए इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। पहले स्टेप यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी EA1 होगा, कार्बोकेटाइन बनेगा यहाँ पर। फर्दर सेकेंड स्टेप के अंदर क्या होगा? यहाँ पर जो है आपका प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा होगी रिएक्टेंट के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, डेल्टा H इस रिएक्शन के लिए पॉजिटिव होता है, साथ ही साथ में HI बन जाएगा यहाँ पर। ओके, इथाइल अल्कोहल तो सॉल्वेंट की तरह बिहेव कर रहेगा, तो एज इट इज हमें मिल जाता है ये। ओके, 2 स्टेप में ये रिएक्शंस होगी। सेकंड स्टेप के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की रेट होगी E8 या एक्टिवेशन एनर्जी होगी EA2 होगी। EA2 की वैल्यू हमेशा कम होगी इस वाले केस में, क्योंकि अगर पहले स्टेप के ऊपर रेट डिपेंड करता है तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? एक्टिवेशन एनर्जी वह मिनिमम एनर्जी है जो कि रिएक्टेंट से इंटरमीडिएट या प्रोडक्ट के कन्वर्ज होने में रिक्वायर्ड होती है, ठीक है ना, उसे हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। यहां पर देखिए इस समय प्रोडक्ट है जो वो इंटरमीडिएट ही है, इसलिए हम इसी से कंपैरिजन करेंगे। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी है। यहां पर क्या होगा? हैलाइड है तो हैलाइड होगा तो दूर जाएगा, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। यहां पर क्या होगा? ये एल्किन बन रहा होगा यहां पर, और यहां पर H दूर जा रहा होगा इथाइल अल्कोहल के साथ में। दारू इसको पकड़ के लेके जा रहा है भाई, ठीक है ना, दारू इसको पकड़ करके लेके जा रहा है। मैं ऐसा कर सकता हूँ यहाँ पे del1 और यहाँ पे del2 रखूँगा, क्योंकि एक ट्रांजिशन स्टेट है, तो एक तरह से मैं कर सकता हूँ बॉन्ड कंप्लीटली बना हुआ भी नहीं रहता, टूटा हुआ भी नहीं रहता, थोड़ा यहाँ पर स्प्लिट रहता है, थोड़ा यहाँ पर रहता है, थोड़ा यहाँ पर। इन दोनों की वैल्यू होगी माइनस डेल के बराबर होगी, यानी del1 प्लस del2 माइनस डेल के बराबर होगी। ऐसा हम कर सकते हैं। यस, ओके, ऐसा कहा जा सकता है। चलिए, ये तो हो गया आपका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। हाँ, एक चीज़ है, यहाँ पर कार्बोकेटाइन +1 है तो del1 और del2 की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी बच्चों? +1 के बराबर होगी, इन दोनों का सम, और यहाँ पर माइनस डेल ये अलग रहेगा। आगे देखिए नेक्स्ट, ये तो था E1 रिएक्शन।
सोलुलाइसिस जहां पर कहीं पर भी होगा वहां पर एलिमिनेशन होगा। इसे E2 एलिमिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। चलो E2 एलिमिनेशन क्या होगा। अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, यानी रेट ऑफ रिएक्शन है टू सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करती है। कौन कौन सा, एक तो अच्छा बेस होगा, दूसरा क्या होगा, एक सबस्ट्रेट होगा, यानी एक रिएजेंट होगा, एक सबस्ट्रेट होगा। यहां पर क्या होगा बच्चों, देखो हम लेते हैं, सपोज करो कि ये आपका एक कंपाउंड 2 ब्रोमो ब्यूटेन, इसकी रिएक्शन करवाई सोडियम इथोक्साइड के साथ में करवाता हूं, पॉजिटिव नेगेटिव। अब इसके साथ में रिएक्शन करवाए, वैसे तो यहां पर हीट का सिंबल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर नहीं दिया होगा तो भी मेजर प्रोडक्ट एलिमिनेटेड ही होगा, लेकिन मोस्टली बुक में भी इसी टाइप से दिया हुआ रहता है कि यहां पर ये हीट का सिंबल दिया हुआ, हीट का सिंबल होगा तो यहां पर एक प्रोडक्ट बनेगा, कौन सा, ये वाला बनेगा, साथ ही साथ में हो जाएगा C2H5OH, और यहां पर होगा, मैं कहूँगा NaBr, मैं एक ये प्रोडक्ट बनाऊंगा, इससे अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, बीटा से H गया, अल्फा से Br गया, और यहाँ पर बीटा से ये वाला H भी जा सकता है, तो डबल बॉन्ड यहाँ पर इन दोनों 1 and 2 कार्बन के बीच में भी होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। गॉट इट बच्चों। मेजर कौन सा होगा, मेजर ये वाला होगा, किसके अकॉर्डिंग, सेटजेफ के अकॉर्डिंग। सेटजेफ क्या कहता है कि, अब ध्यान से सुना, अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से एल्काइल ग्रुप जुड़ा होगा, कौन सा, एल्काइल ग्रुप, तो यह कहता है कि जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप अगर इस डबल बॉन्डेड कार्बन से कनेक्टेड है तो वो एल्किन ज्यादा मिलेगी, और अगर कार्बन कम है तो ये एल्किन माइनर मिलेगी, यानी कम क्वांटिटी मिलेगी। जैसे कि इसकी मैं बात करता हूं, इस एल्किन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन से 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, 2 साइड चेन जुड़ी हुई है, जबकि इस वाले केस में अगर देखिए तो एक ही इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ और इधर कुछ जुड़ा हुआ ही नहीं है। इसका मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं कि यहां पर ये लेस सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड है, ये मोर सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड है, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से या डबल बॉन्डेड कार्बन से अगर ज्यादा एल्काइल ग्रुप जुड़े होंगे तो ऐसी एल्कीन मेजर होगी। वाई, बिकॉज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में देखोगे तो अल्फा ये है कार्बन, ये अल्फा 6 अल्फा H हो गया, और यहां पर अगर देखोगे तो 2 अल्फा H, तो हॉफमैन ये कहता है कि मोर स्टेबल एल्किन ज्यादा क्वांटिटी में मिलेगी, ठीक है ना, लेस स्टेबल एल्किन है वो कम क्वांटिटी में मिलती है। ऐसा कौन कहता है, सेटजेफ कहता, मैं नहीं कहता भाई, RGD रूल डिफरेंट है, ठीक है ना, ये तो सेटजेफ कहता है। तो यहां पर इस टाइप से देखते हैं क्या होगा, मैकेनिज्म में देखेंगे तो सोडियम इथोक्साइड आयनाइज होगा, Na पॉजिटिव बनाएगा, साथ में C2H5O नेगेटिव बनाएगा, ठीक है, C2H5O नेगेटिव बनाएगा। यहाँ पर देखो भाई, मैं रिएक्शंस करवा रहा हूँ इसकी, Br यहाँ पर था इसी, अल्फा बीटा एलिमिनेशन, C2H5 कहाँ पर अटैक करेगा, यहाँ C2H5O यहाँ पर अटैक करेगा बीटा कार्बन के बीटा H पर, इस पर अटैक करता है, ये अटैक करेगा इस टाइप से अटैक करेगा, तो क्या होगा, ये कार्बन और H के बीच का बॉन्ड है, ये इधर से इधर शिफ्ट होगा, यानी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनाएगा, और ये Br दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। अगर मैं बात करूँ तो क्या होगी, एक ट्रांजिशन स्टेट होगी। क्या होगी बच्चों, एक ट्रांजिशन स्टेट, जिसमें जाने वाले दोनों ग्रुप एक ही प्लेन में प्रेजेंट रहेंगे, और ये दोनों के दोनों जब ग्रुप जाएंगे तो ऐसे में एंटी पेरीप्लेनर सिचुएशन पर होंगे। एंटी पेरीप्लेनर, जाने वाले ग्रुप ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, एक ही प्लेन में होंगे। इथोक्साइड जो ग्रुप होगा वो यहाँ पर प्रेजेंट होगा, ऐसे कह सकते हैं। इथोक्सी ग्रुप है, H को पकड़ के खींचेगा तो इथाइल अल्कोहल हो गया, Br यहाँ से अलग हो गया। क्या होगा, हम देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। एंटी पेरीप्लेनर, ये वर्ड याद रख लेना, क्वेश्चन बनता है। जाने वाले दोनों ग्रुप जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, एक ऊपर से एक इधर से, एक इधर से पकड़ के खींच रहा है, एक इधर से पकड़ के खींच रहा है, दोनों का प्लेन एक ही है, ध्यान रखना, ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये एंटी पेरीप्लेनर सिचुएशन होगी। ये चला गया, मोर स्टेबल एल्किन बनेगा, इथाइल अल्कोहल बन गया,
ओके, यहाँ पर Br नेगेटिव बन गया। ओके, यहाँ पर 2 ब्यूटीन बना, ट्रांस वाला ज़्यादा क्वांटिटी बनता, 2 ब्यूटीन मेजर बनेगा बच्चों। क्या बनेगा ये? मेजर। ओके, एक स्टेप में रिएक्शन होगी, ट्रांजिशन स्टेट तो बनेगी सही। तो यहाँ पर देखो बच्चों क्या होगा, क्या? हाँ, मैं रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूंगा तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हैलाइड की कंसंट्रेशन एंड एल्कोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। हम देख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब इसकी पावर 1, इसकी पावर भी 1 होगी बच्चों। अब दोनों की पावर 1 है तो इसका मतलब बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन हो गया। अगर आप इसको क्या करो, यहाँ पर एनर्जी लेवल डायग्राम की बात कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले देखते हैं। मान लेते हैं इसकी क्वांटिटी x है, इसकी x है, तो इसकी रेट क्या होगी? r होगी, कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर रेट कैसे चेंज होगी इनकी कंसंट्रेशन के साथ में देखते हैं। मान लेते हैं इसकी क्वांटिटी 1.5x कर दी तुमने और यहाँ पर भी 1.5x कर दी, तो आंसर क्या हो जाएगा? यह रेट कितने टाइम्स हो जाएगी? 1.5 की पावर 1, क्योंकि 1 है यहाँ पर। ओके बच्चों, तो यानी जो एक्स्ट्रा चेंज कर रहे हो उसी से आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। 1.5 के पावर x हो गया, 1.5 के पावर क्या हो गया? x या 1 हो गया, तो 1.5 के पावर 1 मल्टीप्लाई 1.5 के पावर 1, 1.5 के पावर 2, यानी अगर देखते हैं तो 2.25 टाइम्स ऑफ r हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे पावर 1 1 लगा करके तो आपको समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं कि यहाँ पे ये 3r कर दिया आपने और इसको 3x कर दिया, यहाँ पर x/2 कर दिया। ठीक है, तो क्या होगा बच्चों? रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगी, वो चेंज हो जाती है। कितने हो जाती है? 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 1/2 की पावर 1, यानी 3/2 टाइम्स ऑफ r हो जाएगी। मान लेते हैं कि हमने इसको 2r कर दिया, 2x कर दिया और इसको 3x कर दिया, तो क्या होगा? 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 3 2 जा 6, यहाँ पर 6r हो जाएगा। गॉट इट? तो ये इस टाइप से रेट ऑफ रिएक्शन है, वो हम क्या कर सकते हैं बच्चों? फाइंड आउट कर सकते हैं। एनर्जी लेवल डायग्राम की बात करते हैं इसका। अगेन एनर्जी लेवल डायग्राम। ठीक है, एनर्जी लेवल डायग्राम क्या कहता है बच्चों? एनर्जी वर्सेस, यहां पर लिखेंगे एनर्जी वर्सेस रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन आप देख सकते हैं कि यहां पर ये ऐसे रहेगा और इस टाइप का, ग्राफ ऐसे नहीं बनेगा, इसको थोड़ा सा हम इस तरह से बनाएंगे। यहां से स्टार्ट करते हैं, ये ऐसे रहेगा और ऐसे रहेगा। यहाँ पर देखो इस वाले केस में 2 ब्रोमोब्यूटेन प्लस सोडियम एल्कोक्साइड, ओके, ये आपका हो गया। और ये होगी ट्रांजिशन स्टेट, जो कि अभी मैंने आपको बताई थी, एंटी पेरीप्लेनर वाला केस रहेगा। यहाँ पर आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा 2 ब्यूटीन, साथ में NaBr बन गया, साथ ही साथ में इथाइल अल्कोहल बन गया C2H5OH। इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। चलिए बच्चों, ये तो आपका कंप्लीट हो गया। आगे की बात करते हैं। ठीक है, E1 कब होगी, E2 कब होगी, ये दिमाग में रखने की सख्त जरूरत है। पहला केस है E1 जो है 2 स्टेप रिएक्शन, ये याद रखने की जरूरत है। ये है 1 स्टेप रिएक्शन, 1 स्टेप रिएक्शन। इसमें क्या होगा? कार्बोकेटाइन बनता है इंटरमीडिएट, वही कार्बोकेटाइन बनता है, जबकि इसके अंदर क्या होगा? ट्रांजिशन स्टेट बनता, ओनली ट्रांजिशन स्टेट। इसके अंदर भी ट्रांजिशन स्टेट बनती है भाई, लेकिन डिफरेंस किया जाता है वो इस टाइप से किया जाता है, कार्बोकेटाइन प्लस ट्रांजिशन स्टेट दोनों बनते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ, ट्रांजिशन स्टेट भी लिख देता हूँ, दोनों बनता है। नाउ नेक्स्ट क्या होगा? यहाँ पर सोलोलाइसिस अकर्स। अरे मैं अगर ये बात करूँ, सोलोलाइसिस यानी इथाइल अल्कोहल, दारू इस पर अटैक करता है, या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि वाटर अटैक करता है या अमोनिया अटैक करती है। ठीक है ना, ये अगर एटसेट्रा अगर अटैक कर रहा है तो सोलोलाइसिस होगा।
स्ट्रॉन्ग बेस अटैक्स, स्ट्रॉन्ग बेस अटैक्स, कौन सा, सोडियम इथोक्साइड हो गया, याद रखना नेगेटिव चार्ज होगा ऑक्सीजन पर तो स्ट्रॉन्ग बेस में होगा, टर्सरी ब्यूटोक्साइड हो गया, सोडियम अमाइड हो गया, सोडियम अमाइड हो गया NH2, ठीक है ना। और ये वाला अगर मैं कह सकता हूँ कॉन्जुगेटेड बेस, जिसमें मैं इस टाइप की स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है जो कि बहुत अच्छा, ठीक है ना, इमीडियन टाइप का सिस्टम बनता है ये भी बहुत अच्छा बेस बन गया, गुएनिडिन हो गया, इमीडियन हो गया, तो ये अगर है तो बहुत अच्छे बेस होते हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस में काउंट हो जाता है ये। ओके बच्चों, RO नेगेटिव अगर अटैक करता तो इसी टाइप की रिएक्शन होगी, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है, ये तो आपको मैंने बता दिया, ठीक है। यहाँ पर और क्या होगा, टेम्परेचर, यस, एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन is followed by temperature, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ में एलिमिनेशन रिएक्शन की रेट बढ़ती जाएगी, ठीक है ना, यानी हाई टेम्परेचर पर जनरली इस टाइप की रिएक्शंस होगी। E1 एंड E2 का ऑर्डर क्या होगा, E1 एंड E2 की बात करेंगे तो क्या होगा, 3 डिग्री हैलाइड के ज़्यादा होगा, फिर 2 डिग्री हैलाइड, फिर 1 डिग्री हैलाइड, यानी इसका मतलब आप कह सकते हैं कि बेस के ऊपर रेट डिपेंड करती है। अगर स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो क्या होगा, आप कह सकते हो कि E2 है और वीक बेस है, सोलुलाइसिस है तो E1 है, बस इतना था कहेंगे, ठीक है ना। बट दोनों के लिए A1 एंड E2 के लिए रेट ऑफ रिएक्शन ये वाले हो जाएगा बच्चों। तो इस तरह से आज के लेक्चर में मैंने A1 E2 और ये सारी की सारी चीज़ें के बारे में मैंने डिस्क्राइब किया, ठीक है। कल एलिमिनेशन रिएक्शन का एक और लेक्चर लूँगा जिसमें मैं आपको इसकी रिएक्शंस के बारे में बताऊँगा, प्रैक्टिस कराऊँगा। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। थैंक यू।